Hello friends, my name is Nandini and I am a pass out from Guru Jambeshwar University of Science and Technology Hisar. बेसिकली इस चैनल को बनाने का मेरा मोटो सिर्फ इतना ही है ताकि हम कंसेप्चुलाइज वे में और अपने बेसिक्स क्लियर करते हुए फूड को सीख सकें। साथ ही में आपको इसमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड मैं कर रही हूँ जो कि FSSAI ने दिए हैं, सो दैट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक FSO, FSSAI, ICAR, ASRB. So I hope that you will like the video and share it with your friends also. So today's topic is rancidity, and what we'll be talking about rancidity is the definition, to know what is rancidity basically, how it occurs, the mechanism, methods for detection, preventative methods, and FSSAI standards. So they will help you in preparing for your exams as the values are being asked. And moreover ये standards FSSAI के अंदर बहुत ज़्यादा scattered form में है. So I have compiled them up, and so we will start with the rancidity now. Rancidity is basically, if I talk in a very normal sense, जो हम अपने घर में देखते हैं कि तेल है 2 से 3 से ज़्यादा बार यूज़ मत करना, ख़राब हो गया है। ख़राब क्या हुआ है उसमें, बेसिकली वो उसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स आ गए हैं, उसके अंदर अजीब सी स्मेल, एक अजीब सा फ्लेवर होगा जो पसंद नहीं करेगा और वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होते हैं। सो उसी चेंज ऑफ फ्लेवर को, उसी चीज़ को, उसी अनडिज़ायरेबल ऑर्डर को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। सो starting with the definition, rancidity is the development of off flavors and undesirable changes in fats and oils. Okay? अच्छा, तो दूसरी बात आती है बेसिकली होता क्या है इसमें, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, दोज आर योर फैट्स और लिपिड्स, सो दे रिएक्ट विद वाटर और ऑक्सीजन in presence of factors. There are various factors, we will study about them. Basically triglycerides will react with water, oxygen, and transform into glycerol and fatty acids. These are the main components which are responsible for the undesirable changes in fats and oils. So basically जिस भी commodity में हमारे fats present होंगे उसके अंदर acidity होगी, जैसे घी है, बटर है, रिफाइंड ऑयल है। बेसिकली इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक जो आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम चेक करते हैं, दोज आर ऑर्डर, टेस्ट, उनको चेंज करेगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू को डिक्रीज करेगा और शेल्फ लाइफ को भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। रेंसिडिटी हो रहा है बट इतना फास्टली, इतना तेज़ी से हो क्यों रहा है? बेसिकली ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, सो वो रिएक्ट करते रहते हैं जब तक उन्हें अपना एक पूरा ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। ऑक्टेट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हों आउटर शेल में। ठीक है, सो उस तरह का एक कंसेप्ट इसके अंदर आता है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। सो बेसिकली वी विल फोकस ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। इनिशिएशन होगा, प्रोपेगेशन होगा एंड टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट कि फ्री रेडिकल बनने शुरू होंगे। प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल और ज़्यादा बनेंगे। टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके उस रिएक्शन को ख़त्म कर देंगे ताकि और फ्री रेडिकल्स होंगे नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं। हम बात करते हैं इनकी इक्वेशंस की। बेसिकली इनिशिएशन में क्या होता है, RH है, R का फ्री रेडिकल बनेगा, RH इज योर लिपिड मॉलिक्यूल, ट्राइग्लिसराइड, R का फ्री रेडिकल बनेगा, H का फ्री रेडिकल बनेगा। दीज आर अनस्टेबल, सो R फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अपने लिए इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा तो ROO फ्री रेडिकल बनेगा, दैट इज योर पेरोक्साइल रेडिकल। OO free radical will react again with triglyceride and will form hydroperoxides and R free radical, and this R free radical can go back again to react, right? या तो यहाँ चला जाएगा या फिर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो द प्रोपोगेशन विल गो ऑन। चेन तो बंद नहीं हुआ, रिएक्शन बंद नहीं हुआ। टर्मिनेशन पे आके क्या होगा कि दो आपस में फ्री रेडिकल रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ नॉन रेडिकल प्रोडक्ट। एज यू कैन सी 2 R free radicals will form non-radical product. So like coming to this chart, we will you will be able to understand it more. So the lipid molecule, if we talk about the lipid molecule,
लिपिड मॉलिक्यूल में कैटलिस्ट क्या होता है, जो आपका रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, बहुत स्पीडली उस रिएक्शन को करता है, वो होते हैं हीट, लाइट और मेटल। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ये बहुत जल्दी आपका रिएक्ट करेगा, आपकी डेंसिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी। अच्छा, एल्काइल फ्री रेडिकल बना इनकी प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये peroxyl रेडिकल बनेगा, peroxyl रेडिकल RO फ्री रेडिकल, एंड दैट विल रिएक्ट विद योर लिपिड मॉलिक्यूल and form hydroperoxides and alkyl radical. So that alkyl radical can again react with oxygen, and hence the propagation will go on. And after this there is a formation of peroxyl and alkyl radicals. बेसिकली वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके नॉन रेडिकल प्रोडक्ट्स बनेंगे। दोज आर एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड, वॉलेटाइल्स। तो पहले क्या बने? पेरोक्साइड्स, ठीक है। उसके बाद बने कीटोन्स, एल्डिहाइड्स। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी। दो तरह से है, ऑक्सीडेटिव एंड हाइड्रोलिटिक। जिस तरह का नाम है उसी तरह का उनका काम है। ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोलिटिक विल बी इन वाटर प्रेजेंस। फैक्टर्स दैट कैटेलाइज द प्रोसेस, जो जिनकी वजह से अगर ये प्रेजेंट हुए तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, दैट इज एयर, लाइट, मॉइस्चर, pro-oxidants. Basically what are pro-oxidants? Pro-oxidants are your metals which are present, like होना नहीं चाहिए but कुछ अमाउंट फिर भी अगर कंटेमिनेशन है उसके अंदर तो हमारे सैंपल में वो चला जाएगा। हाइड्रोलिटिक की हम बात करें तो लाइपोलिटिक एंजाइम्स बाय माइक्रोब्स। बेसिकली ये क्या मतलब हुआ? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिपिड्स को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। एनर्जी सोर्स यूज़ करेंगे तो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम भी उनको रिलीज करना पड़ेगा। सो वन सच एंजाइम इज लाइपेज। सो इन द प्रेजेंस ऑफ दैट, और अगर उसके पास वाटर है तो वो जल्दी आपका रेंसिड करवा देगा ऑयल को। उसके बाद हम जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक्ट किस पे करता है? जो ट्राइग्लिसराइड्स में डबल बॉन्ड्स होंगे, जो अनसेचुरेशन उसके अंदर होती है, बेसिकली उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करता है। और ग्लिसराइड्स ऑफ फैट्स, हाइड्रोलिटिक ग्लिसराइड्स पे डायरेक्टली ग्लिसराइड्स की बात करेगा। एंड प्रोडक्ट क्या है? कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड्स लाइक फ्री फैटी एसिड्स। और हाइड्रोलिटिक में आते हैं फ्री फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड। कमिंग टू दिस, इसमें आपका पूरा इसका सार लिखा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पेरोक्साइड बनाएगा। पेरोक्साइड वाटर की प्रेजेंस में उसके साथ रिएक्ट करके कीटोन्स बनाएगा, एल्डिहाइड्स बनाएगा। ये बाद में बन रहे हैं, सो दे आर नोन एज सेकेंडरी इंडिकेटर्स ऑफ रेंसिडिटी एंड फ्री फैटी एसिड्स। ट्राइग्लिसराइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्री फैटी एसिड बनाएगा, मोनोग्लिसराइड बनाएगा, डाइग्लिसराइड बनाएगा। प्रोऑक्सीडेंट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट इट ऑलरेडी। सो दीज आर सर्टेन कंपाउंड्स दैट इंड्यूस ऑक्सीडेशन बाय देयर प्रेजेंस एंड दे आर कॉल्ड एज प्रोऑक्सीडेंट्स। एग्जाम्पल विल बी एनी मेटल, आयरन, कॉपर एंड अदर मेटल आयंस. As per FSSAI, maximum total fatty acid content per serving should be 2%. So, रेंसिडिटी हो गई। अब उसको डिटेक्ट करने का मेथड, देर आर 5 मेथड्स टू डिटेक्ट रेंसिडिटी. फर्स्ट इज योर पेरोक्साइड वैल्यू. पेरोक्साइड वैल्यू आपके इनिशियली बन रही थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था जब ट्राइग्लिसराइड. सो इट विल मेजर द पेरोक्साइड्स विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल. सो वी कैनॉट से कि अभी रेंसिडिटी बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, स्मेल आएगी, ये इसमें आपको स्मेल वगैरह का पता नहीं चलेगा. सो इट इज़ नॉन ऑब्जेक्शनेबल. और वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड इज द ऑनसेट ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन, कि अभी लिपिड ऑक्सीडेशन शुरू हुआ ही है, इनिशियल स्टेप्स में है. प्रोपागेट होगा, टर्मिनेट होगा, वो एक अलग बात है. So second will be your para-anisodine value that will measure your aldehydes. ये क्या होते हैं आपके secondary indicators. बट यहाँ पर जो स्मेल है, उसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो चुका होता है. So it is objectionable and so it goes with TBA rancidity. जहाँ पे आपके low fat samples होते हैं कुछ, वहाँ पे हम aldehydes और को चेक करते हैं and that through वहाँ पे भी स्मेल वगैरह objectionable होता है. Free fatty acids, basically free fatty acids are the main culprits. सो यहाँ पे क्या देखते हैं हम? फ्री फैटी एसिड का ही कंटेंट को चेक करते हैं, और यहाँ तक इसका जो स्मेल और फ्लेवर है आपके ऑयल का, दैट इज़ टू मच ऑब्जेक्शनेबल एंड इट विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. सो ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी इंडेक्स में क्या होगा?
रेजिस्टेंस देखते हैं सैंपल का इन लेबोरेटरी, लाइक नेचुरल कंडीशंस में नहीं, हम इंड्यूस करते हैं इसके अंदर कि उसको एयर देते हैं, उसको हीट देते हैं कि कितना हमारा फैट जो है वो एक स्टेबलाइज कंडीशन में आ सकता है, कितना स्टेबल रह सकता है वो। अच्छा, अब डेंसिटी तो हो गई, उसका हमने चेक भी कर लिया, बट डेंसिटी होने ही ना दे तो दैट इज़ मच बेटर। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके लिए हम दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज ऑन अ केमिकल बेसिस। एंड थर्ड वन इज़ योर लाइक आप कहाँ पे उसे स्टोर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। हमने फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है ताकि वो आगे रिएक्ट ना करे। सो हेंस इट टर्मिनेट्स द लिपिड ऑक्सीडेशन। बेसिकली व्हाट दे डू, दिस स्कैवेंज फ्री रेडिकल, that's what I just explained. So there are few examples: propyl gallate, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, ascorbates, tocopherols, etc. Sequestrants are basically those chemical substances. As we talk about the pro-oxidants, so they will quench the pro-oxidants और उनको अपने पास रख लेते हैं, लाइक प्रोऑक्सीडेंट को ओपनली नहीं वो सैंपल के अंदर रहने देते ताकि वो रिएक्ट ही ना कर सके। सो दे विल क्वेंच देम, उसको पकड़ लेते हैं मेटल आयन को बेसिकली। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज EDTA एंड आइसोप्रोपाइल सिट्रेट्स, ऑक्सीस्टेरीन, देयर आर मेनी। Coming to the conditions like how your fat or oil should be stored, so we should keep it away from the sunlight. हीट वाला जितना भी प्रोसेस है उसी की वजह से हमारा सैंपल जो है वो ख़राब हो जाता है। वो 2-3 बार के बाद हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और उसको ओपनली भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी आपका इनिशियल सैंपल है उसे ओपनली नहीं छोड़ना चाहिए ताकि इट शुड नॉट कम इन कंटेक्ट विद द एयर। Okay, these are few of the standards. So by FSSAI, basically FSSAI के standards हैं आपके, and they have talked about FFA percentage, peroxide value, acid value. What is acid value? Acid value is basically the milligram of KOH, that is potassium hydroxide, required to neutralize 1 gram of fats and oils. So these are few of the standards that is given by FFA, and the questions are asked from this. So I have made it in short, so you can read about them कि how much कितना, जैसे acid value है सोयाबीन ऑयल का है, it should not be more than 2.5, and flaxseed oil it should not be more than 4, and maximum of the oils they don't want rancidity in them. ऑब्वियस ही बात है, वो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़राब करेगा, उसका शेल्फ लाइफ ख़राब करेगा. सो here we talk about the standards. Thank you so much for listening to this. I hope you liked the video. So kindly like it or share your suggestions through the comments and share it with your friends. Happy learning!